So hi everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to go through some of the most important articles from the Indian Constitution directly from the BR Act. I'll be explaining them in a simple and exam focused way. So if you are preparing for LLB, UPSC or judiciary or any of the government exam, this is video is definitely for you. Let's get us started with the most fundamental part, the Constitution of India. Okay, if you found these helpful, don't forget to like, share and subscribe for more law and UPSC related content. तो हम सबसे पहले प्रेम्बल से शुरू करते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट. सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, पूरा बाय हार्ट करना ही है ये. तो स्टार्ट होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस. तो जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all. Now, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे ऑफ नवंबर, ये डेट याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 26th डे ऑफ नवंबर 1949 जब हमने अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इन्फोर्स कब हुआ? अडॉप्ट इनेक्ट की डेट ये है. इन्फोर्स कब हुआ जरा बताओ मुझे, जिसको पता है. ओके, नाउ अब आर्टिकल 1 से हम शुरू करेंगे. उससे पहले कुछ फैक्ट है जो कि प्रियम्बल के हैं, जो कि मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि अगर कोई पूछे, या प्रियम्बल मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि प्रियम्बल जो था एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स को बताता था. अब प्रियम्बल आया कहाँ से? ये एक क्वेश्चन उठता है कि प्रियम्बल को हमने कहाँ से इंस्पायर्ड होकर हमने प्रियम्बल एडोप्ट किया. तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है प्रियम्बल, जो कि ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. ठीक है, जो कि हमने अभी बताया कि फाइनलाइज 26 नवंबर को हुआ था 1949 को, लेकिन केम इनटू फोर्स या इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 26 जनवरी 1950. अगेन दिस इज द टू वेरी इंपॉर्टेंट डेट यू हैव टू लाइक रिमेंबर. अब इसमें कीवर्ड बताएं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर में आए हैं. ठीक है, वो हम और आगे पढ़ेंगे जब भी होगा. तो ये ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए. और इस पे एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है प्रियम्बल के अंदर में, जिसको नाम है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. वो भी हम आगे चीज़ों में, आगे वीडियोस में देखेंगे, बट दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट प्रियम्बल. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडिया. अब इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, पर हमको पढ़ना है. पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक की बात की गई है. उसमें 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा बताया गया है, इतना याद रखना है. सेकंड, आर्टिकल सेकंड है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट. ठीक है, इतना याद रखना है. 2A सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ये वाला 2A था जो कि रिपील्ड हो गया है, तो हमको नहीं पढ़ना है. सेक्शन थर्ड बात करता, सॉरी नॉट सेक्शन, इट्स आर्टिकल. आर्टिकल थर्ड बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट states alliteration of areas, boundaries or names of existing state parliament made by law. ठीक है, ये इनकी जो हाईलाइट किया हुआ है वो पार्ट याद रखना है कि किस बारे में ये बोलता है, दैट्स इट. तो कोई बाई चांस कोई एमसीक्यू बनते भी है तो वो इन पे बनेंगे. आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 4 किस बात में बारे में बोल रहा है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3. जो लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 ऊपर हमने पढ़े हैं वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंशियल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स. दैट्स इट. नाउ पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड की बात करें, इंपॉर्टेंट है पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो 5 to 11 अबाउट पार्ट सेकेंड ऑफ सिटीजनशिप, लाइक सिटीजनशिप. तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या 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 चीज़ें, क्या क्या कंडीशन है वो पढ़ लेते. हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी, या तो वो खुद जन्म हो इन इंडिया की टेरिटरी में, या तो फिर उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट. ठीक है, या फिर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years. मतलब 5 years तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. इमीडिएटली शेल बी अ सिटीजन ऑफ प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इतना आया, दैट्स इट.
अब इसमें भी ये तो नॉर्मल चीज़ है जो हम हर जगह पढ़ेंगे कि एक वो खुद जन्मा होना चाहिए भारत में, या तो आइदर ऑफ उस पेरेंट्स, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ये 3 कंडीशन हो गई। और आर्टिकल 5 किस बारे में बात करता है? सिटीजन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 5 हो गया ना। 6 राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुआ है, उसकी भी कुछ कंडीशन है कि ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताया गया है। ठीक है, माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले, या तो ठीक है, या फिर इन केस वेयर सच पेरेंट्स हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th, फिर 19 जुलाई के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आए हैं तो क्या होगा। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अगर बेयर एक्ट है तो, और सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके मतलब इसका टाइटल जो हाईलाइट किया है वो याद रख लेना एक तो, और एक थोड़ा बहुत लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि क्या दिया है उस आर्टिकल के अंदर। पूरा नहीं रटना है पर फिर भी हमें याद करना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज अ बाइबल ऑफ लॉ स्टूडेंट एज वी ऑल नो, राइट। नाउ आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। अब उन सिटीजन सॉरी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप क्या है? जो लोग माइग्रेट हुए टू पाकिस्तान, राइट। तो उसमें हम वही बोला है कि माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पाकिस्तान नाउ इंक्लूड इन द पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो पाकिस्तान चले गए तो फिर उनको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। दैट इज 7। 8th बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। है तो वो इंडिया के ओरिजिन के, ठीक है, बोर्न हुए इंडिया में पर रिसाइड कर रहे वो आउटसाइड इंडिया, तो उनकी क्या बात की गई। अभी इसमें हमको डीप में नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू रीड द टाइटल। ठीक है, द पॉइंट ओनली, द वन लाइन जो हाईलाइट की हुई है, इतना भी याद रह जाएगा तो इट इज मोर देन इनफ। जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको पूरा पढ़ना है, जैसे फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, जीपीएसपी, वो वी विल रीड। प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी कंडीशन पढ़नी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट दिस इज द थिंग, तो 50 या 100 आर्टिकल तक इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो 9th जो आर्टिकल है वो है पर्सन वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। जो पर्सन अपनी स्वेच्छा से, वी कैन से, वो एक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप किसी भी फॉरेन स्टेट की, तो फिर उसकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया ओनली फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप की। इंडिया का सिटीजन है अगर, तो वो किसी और की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, किसी और फॉरेन स्टेट की, और अगर ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वी कैन से अगेन। तो इसमें यही बात की गई आर्टिकल 9 कि वॉलंटरली किसी पर्सन ने एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की, तो नॉट टू बी सिटीजन, फिर वो सिटीजन नहीं रह जाएगा इंडिया का। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 और 8 और whatever। तो ऊपर हमने पढ़ा है, उसके बारे में कहा गया है कि वो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर उसने एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की तो वो सिटीजन नहीं कहलाएगा ना। आर्टिकल 10 Article 10 continuous of the rights of citizenship. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foreign, foregoing provision of these part shall subjected to the provision of any law that made by पार्लियामेंट कंटिन्यू टू सच सिटीजन। अब इसमें ऐसा सच कुछ दिया नहीं है, पर जस्ट टू इसको सिर्फ याद इतना रखना है कि ये दिया क्या है, 10th में है क्या एक्चुअल में वो चीज़। नाउ आर्टिकल 11 इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। दैट्स इट। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर लॉ, फॉर एवरीथिंग, फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 to 35 के अंडर आते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है। बात करते हैं आर्टिकल 12 की। डेफिनेशन दी गई स्टेट की। इसमें क्या बोला गया? स्टेट कौन होता है? स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें देखना, कहीं भी पूछा सकता है, कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आएगा कि स्टेट कहाँ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला वो बताओ। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 12 में। ठीक है भाई, हमने मान लिया आर्टिकल 12 में क्या हो गया, स्टेट की डेफिनेशन दी गई। पर व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट ये याद रखना है कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर क्या दिया गया है। मतलब कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 12 है जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो वो स्टेट किस किस को मान रहा है। स्टेट ये नहीं कि एमपी, यूपी, हरियाणा एंड बिहार एंड दिस ऑल, यू कैन से राज्य की बात नहीं हो रही। स्टेट इज अ अलग डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की, कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ स्टेट और लोकल और अदर अथॉरिटीज़, वो सारी अथॉरिटीज़, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो सारी अथॉरिटीज़ इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो गवर्नमेंट का पार्ट है या गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, वो सारा स्टेट, और जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडिया की, वो सारा स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। दैट्स इट।
स्टेट मतलब गवर्नमेंट और उसके अंडर आने वाली या काम करने वाली सारी अथॉरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो जाएगी कि फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होते हैं तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होते हैं तो स्टेट क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग, जो कि ये जो मेन मैंने हाईलाइट किया इन द पॉइंट लिखे हैं ऊपर, यू कैन जस्ट कॉपी इट और नोट इट डाउन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है, ये जो दिए हैं। सो काइंडली हाईलाइट देम, सॉरी नोट इट डाउन, या। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 13, लो एंड कंसिस्ट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब इसमें क्या बोला गया, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो लॉ वॉइड होगा। वॉइड मीन्स वो लॉ माना नहीं जाएगा, वो लॉ क्या होगा, फॉल्स होगा, या ये कह दो कि वो शून्य घोषित हो जाएगा। अगर लॉ की लैंग्वेज में कहे तो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, शून्य करार साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को सुप्रीमेसी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई भी लॉ फंडामेंटल से ऊपर नहीं माना जा सकता, वो कुछ भी हो, भली किसी भी आपके किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी टॉपिक के हो, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, लाइक वो बीएनएस के हो, आईपीसी के हो, बीएनएसएस के हो, बीएस से हो, बीसी हो, वॉट, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट वोयलेट हो रहा है उस वजह से, तो फिर वो फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है क्योंकि सुप्रीमेसी उसको दी गई है, तो फिर वो लॉ वॉइड हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो ये आर्टिकल 13 भी बोल रहा है। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट को सुप्रीमेसी देता है, अगर उस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई लॉ है तो वो वॉइड हो जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 13 बात करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। 14 बोलता है, आर्टिकल 14 says that equality before law, state shall not deny to any person equality before law and the equal protection of law within the territory of India। सबको इक्वल राइट है, इक्वालिटी है लॉ के पहले। स्टेट किसी भी पर्सन का जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, टेरिटरी यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में किसी भी पर्सन की कुछ भी इक्वालिटी के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा उसका कुछ भी राइट है अगर, क्योंकि सबको इक्वल राइट है, किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन पार्शलिटी नहीं होगी, ये चीज़ आर्टिकल 14 कह रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, रूल ऑफ लॉ, जो सबने सुना होगा रूल ऑफ लॉ, यू नो। रूल ऑफ लॉ एक बड़ी चीज़ हो गई ना, एविडाइसी ने दी थी, वो भी आगे पढ़ लेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है वो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट द मेन थिंग इज दैट रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से ओरिजिनेट किया गया, और वो भी पार्ट किसका है, या ये कहें कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। एविडाइसी की एक बुक है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है, राइट। तो रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, आर्टिकल 14, ठीक है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसी का पार्ट है, ये चीज़ हमें याद रखनी है ना। आर्टिकल 15 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट shall not discriminate against any citizen on that above grounds, ठीक है। कि किसी के भी रिलीजन के अकॉर्डिंग, किसी मतलब किसी भी रिलीजन का उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसकी रेस, उसकी कास्ट, वॉटेवर, वो जहाँ भी प्लेस ऑफ बर्थ है उसकी, उसकी जेंडर, तो उस पर हम स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यह किस में, आर्टिकल 15 में बात की गई। अब ये बाय हार्ट होने चाहिए, 14 to 32 या 35 तक जो आर्टिकल है ये बाय हार्ट होने चाहिए। अंदर क्या लिखा है, पॉइंट क्या है, ये सब याद करना है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं कहूँगी, पर इतना याद करना है जितना हाईलाइट है यहाँ तक, ठीक है। आगे चले, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बहुत जगह जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि क्या कह सकते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये कॉन्सेप्ट चला था लेबर लॉ का, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। देयर शेल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर सेम एम्प्लॉयमेंट कोई कर रहा है, सेम काम कोई कर रहा है, सेम वो पेमेंट लेने का हकदार है, नो मैटर व्हाट हु दे आर, करेक्ट। सो एक लाइन याद रखनी है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कौन करता है, आर्टिकल 16 करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 17, अबॉलिशन, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था समहाउ एंशिएंट टाइम पे, पर अभी नहीं है ये कॉन्सेप्ट। तो ये भी, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिशन, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। लॉ के अगेंस्ट मानी जाएगी अगर ये किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कहीं होती है तो, ठीक है। ये एक ऑफेंस रहेगा जो पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विथ लॉ।
सेकेंड 17 के जस्ट बाद अबॉलिशन ऑफ टाइटल. नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. कोई भी सिटीजन इंडिया का नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं उसको लगाना चाहिए, नहीं लगा पाएगा वो कोई टाइटल उसको उस फॉरेन स्टेट से मिला है. अपार्ट फ्रॉम आपको IAS IPS वो आप एग्जाम क्लियर करके एडवोकेट, ठीक है, डॉक्टर अगर आप लगा रहे हो PhD या वटेवर MBBS करके, ये चीज़ें अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक बैकग्राउंड. बाकी जो टाइटल होते हैं राजाधिराज और एवरीथिंग इज देयर, वो वाले टाइटल अबॉलिश किए गए आर्टिकल 18 के अंदर. तो यहाँ लिखा है कि नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, बट अनदर जो फॉरेन स्टेट से मिले हैं कोई टाइटल, वो सारे आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो. ठीक है, ये पार्ट हुआ 14 to 18. नाउ नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी. 14 to 18 हो गया. नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22. Protection of certain rights regarding freedom of speech. All citizens shall have the freedom of speech of expression. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट. 19 वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होगा इसमें? 19 क्लोज 1 क्लोज ए, 19 क्लोज 1 क्लोज बी, सी, डी. अब कुछ भी किसी भी आंसर में मेंशन करना पड़ सकता है, तो ये ई तक, ए टू ई तक सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना है. तो इनको ऐसे लिखना है कि 19 क्लोज 1 क्लोज ए क्या है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 19 क्लोज 1 क्लोज बी क्या है? टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. सी वाला है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. और जी है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू. ठीक है, ये 19 हो गया. नाउ 20. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. Protection in respect of conviction for offense. No person shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of the commission of the act. ये इतना important नहीं है, पर सबसे पहले तो जो हाईलाइट किया है पार्ट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, इतना लाइन याद रखना है कि ये आर्टिकल 12 ये बोलता है. अब एक लाइन में अगर इसका अंतर समझाऊं तो वो ये होगा कि आर्टिकल 20 एक शील्ड है जो क्रिमिनल केस में सिटीजन्स को अनफेयर पनिशमेंट से बचाता है. मतलब क्रिमिनल केस जितने भी होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें उसमें, जितने भी क्रिमिनल केसेस है उसमें अगर अनफेयर पनिशमेंट किसी को दिए कि मतलब उसके ऊपर आरोप लग चुका है कि उस नहीं है वो, बट उस पर आरोप लग चुका है कि ये क्राइम किया है, तो फिर वो तो उसके साथ अनफेयर हो गया ना. तो वो अनफेयर पनिशमेंट देने से बचा रहा है कौन? आर्टिकल 20. अब ये एक ब्रॉड टॉपिक है, वो वी विल डिस्कस, पर अभी हम सिर्फ डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका मतलब क्या है. एक लाइन जो टाइटल की है वो याद रखनी. ठीक है, दो और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसी के. 20 क्लोज 2 क्या बोल रहा है? नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन. अगर उसने एक ही ऑफेंस किया है एक से ज्यादा बार तो उसको सजा नहीं मिलेगी. अब वो ऑफेंस बहुत बड़ा है तब तो मिलेगी, अब हमेशा तो बोल नहीं सकते कि नहीं मिलेगी. और अगर छोटे मोटे ऑफेंस है और सेम ऑफेंस मोर देन वन किया है तो हम बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते. ऐसा लिखा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में. हालांकि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट अगेन हमें पढ़ना है अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग. नो पर्सन अक्यूज्ड फॉर एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. ठीक है, ये दो पॉइंट लिटिल बिट याद हो जाए तो अच्छी बात है. नाउ यहाँ पे 3 मेन प्रोटेक्शन आते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, या तो लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं या आगे लॉ की, अगर यूपीएससी वाले लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा. और लॉ की बात करें LLB में तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, उसमें डिटेल में है ये. तो वो क्या है कि 3 मेन प्रोटेक्शन है. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीनवाइल ये जुडिशरी और PSC के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. तो LLB वाले यू कैन स्किप दिस, बट ये मोर इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ा डिटेल में कवर हो जाए और लिटिल बिट चीज़ें याद रहे. ठीक है, कि सुना था हमने. ओके, 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब 3 ऐसे क्या कह सकते हैं आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको हम कहते हैं गोल्डन गोल्डन आर्टिकल या ऐसा कुछ कहते हैं. वो 3 आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनको हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं इन 3 आर्टिकल को. 14 अगेन 14 19 एंड 21. ये क्या है? गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है, आर्टिकल के ये मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो ये चीज़ एक बार याद रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहती है. व्हाट नेक्स्ट? आर्टिकल 21 जिसको हम क्या कहते हैं? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड हिज और लाइफ
or personal liberty except according to procedure established by law. Now procedure established by law कहाँ से लिया गया है, कहाँ से adopt किया गया है, अगर किसी को पता है mention in the comment section, write it down. अगर याद है, नहीं याद है, we will discuss article 21 पे तो एक पूरा brief explanation हम करेंगे, वीडियो आ जाएगी whatever. बट नाउ अभी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेयर एक्ट में कितना लिखा है, ठीक है. मेन चीज़ें मैं बताती रहूँगी MCQ टाइप की. आर्टिकल 21 को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, इंडिया का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ 21A किसकी बात करता है? राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. एज 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना राइट टू एजुकेशन के अंडर आता है 21A के अंदर. ये चीज़ें याद रखनी है, जो हाईलाइट की हुई है. यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट सो दैट यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोट्स, एवरीथिंग वट एवर इज इम्पोर्टेंट. जो मैं बता रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है, इससे आगे नहीं आएगा, बट फिर भी पढ़ लेना, ठीक है. Article 22 protection against arrest and detention in certain cases. No person who is arrested shall be denied in custody without being informed. Okay. Every person who is arrested, detained in custody shall be proceed before the nearest magistrate within a period of 24 hours. Now arrest ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें जा तो बहुत डीप सकते हैं, पर अगर मेन चीज़ बताओ, BNSS के अंदर में अरेस्ट नाम का एक टॉपिक है. अगर लॉ स्टूडेंट जानते हैं, जुडिशरी वाले जानते हैं, तो क्या होगा, अरेस्ट एक टॉपिक है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन हु में अरेस्ट, कौन कौन अरेस्ट कर सकता है. तो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, पर 6 घंटे के भीतर उसको जाके मजिस्ट्रेट को या पुलिस को सौंपना होगा. अगर किसी ने क्राइम किया प्राइवेट पर्सन के सामने, वो अरेस्ट कर सकता है, उसके पास राइट है, ठीक है. सेकंड है पुलिस ऑफिसर और थर्ड है मजिस्ट्रेट. तो ये तीनों अरेस्ट कर सकते हैं, इनके पास राइट है, ठीक है. पर ये चीज़ें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं ना. फंडामेंटल राइट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अरेस्ट में, बट इसमें लिखा है कि जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है या कस्टडी में वो डिनाई करता है कस्टडी में आने से, तो उसका एक तो क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि इसी ने क्राइम किया, पहली बात. दूसरी बात, उसको बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 24 घंटे के पीरियड के अंदर उसके जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास में ले जाना है उस अक्यूज्ड को, और उसका जो क्राइम है वो ये होना चाहिए कि हाँ इसी ने क्राइम किया है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. नेक्स्ट, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months. यार ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट थोड़ा सा डीप में हम चले गए थे, कोई बात नहीं. नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल 23, 24 पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. अगेन 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर. ये बात करता है पनिशेबल अकॉर्डिंग विद लॉ. जो भी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर करता है वो पनिशेबल है लॉ के अंडर. आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, हजार्डस एक्टिविटीज, ठीक है, माइंस, उनमें अगर इंगेज करता है किसी भी चाइल्ड को 14 से छोटी एज में, तो फिर वो क्या है, पनिशेबल है, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस. आर्टिकल 25 to 28, freedom of conscience and free protection, practice and propagation of religious, subject to public order, morality and health, and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. ठीक है, किसी भी पर्सन को रिलीजियस मतलब वो अपना उसका कौन सा भी रिलीजियस है, उसको वो फ्रीडम है कि वो उसको फॉलो करे, उसकी प्रैक्टिस करे, उसका प्रोपोगेशन करे, ठीक है. किसी भी पर्सन को रोका नहीं जा सकता जब तक वो दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करे, ये चीज़ हो जाती. नेक्स्ट है, हाँ ये चीज़ें, ये थोड़ा डीप जाके हम पढ़ रहे हैं. वैसे तो काम टाइटल वाला चीज़ें 1-2 लाइन याद रखोगे उसमें भी हो जाएगी, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. बाय चांस किसी MCQ में पूछ लिया कि बच्चे ने कितना डीप पढ़ा है, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द थिंग, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज, ठीक है. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टू सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 25 का इसमें बोला गया है वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस. अगेन ये सिख रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयरिंग और कैरिंग ऑफ कृपांस शेल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन. कि अगर आप कृपांस को पहन रहे हो सिख रिलीजन में, ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको रोका नहीं जा सकता कि आप नहीं पहनोगे, ये उनका राइट है. दिस इज द थिंग. Second is Hindu shall be constructed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religion and the reference to Hindu religion. Institution shall be constructed accordingly. ठीक है. Next 26 freedom to manage religious affairs. Subject to public order, morality and health, every religious domination
domination, or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, to manage its own affairs, matter of religious, to own and acquire movable, immovable property, to administer such property in accordance with law. 26. 27 is freedom as to payment of tax, promotion of any particular religion. Article 28, freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. Like no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. Now next, cultural and educational right. आर्टिकल 29, आर्टिकल 31 तक है, 29 से 31. 29 क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. की माइनॉरिटीज अगर कोई भी रिलीजन के लोग हैं, बहुत माइनर, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी जेंडर के हैं, और अगर वो माइनॉरिटीज में, तो भी उनके राइट्स की प्रोटेक्ट करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है. ठीक है. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. अगर लैंग्वेज में माइनॉरिटी है कि कैसे एग्जांपल दें, जैसे हिंदी. ओके, हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है, और अदर लैंग्वेज अगर बोल रहे हैं जैसे इंग्लिश हो गई, तो वो अगर कम है. अब माइनॉरिटीज़ वहाँ इंग्लिश की हो गई और हिंदी के लोग मेजोरिटी में, तो भी आपको इंग्लिश जो बोल रहे लोग उनकी क्या करनी पड़ेगी. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. तो उनके राइट का क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनके राइट को. अब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर अगर किसी का माइनॉरिटी में, तो भी आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा? रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. No person or no citizen shall be denied admission into any educational institute maintained by the state or receiving aid out of state funds or grounds of religion. किसी भी पर्सन को डिनाइड नहीं किया जा सकता कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप नहीं एडमिशन ले सकते. ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है. ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई. नाउ आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एनी एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. वही बात है कि माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकता है. वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, किसी रिलीजन का हो सकता है. ठीक है. बाकी वो इंडिविजुअली किसी का होगा, प्राइवेट होगा वो, नॉट अ पब्लिक, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता. सभी रिलीजन को सेम राइट्स है. ठीक है. और सबका सेम रिस्पेक्ट है. तो ये चीज़ हो जाती है. 31 is 31. ओके, 31 इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. 31 तो रिपील किया गया. 31A इज नॉट इम्पोर्टेंट. 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अच्छा, 31 बी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और सी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. इतना याद रखना. 9th शेड्यूल है इसमें. दैट्स इट. 31 है ही नहीं इंपॉर्टेंट, पूरा छोड़ दो. यू कैन स्किप 31 आर्टिकल. 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट टू मूव एंड सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट. अब एक दिस इज 32. इसको सोल एंड हार्ट एंड सोल कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को, कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. 32 आर्टिकल. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 रिट्स डिस्कस की गई. रिट्स क्या होता है अगर नहीं पता है किसी को? वैसे तो आई होप कि सबको ही पता होगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी और जुडिशियरी और लॉ, तो फिर इट्स तो सबको पता होगी. लेकिन अगेन इसमें मेंशन है तो विल रीड इट आउट. सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warrant or certiorari. I don't know I am pronouncing right or wrong, but this is the writ. स्पेलिंग तो याद रखनी है क्योंकि हमारा ओरली नहीं होने वाला एग्जाम, रिटर्न में होगा, तो स्पेलिंग याद रखनी है. प्रोनाउंसिएशन इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगेन pronunciation भी right होना चाहिए. Now next, without prejudice to the power conferred on the Supreme Court by clause 1 and 2. Okay. 33 is not important. 34 you can skip. 5 you can skip. Now, अब आ जाते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51. ये बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. इसमें है पहला डेफिनेशन. इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज अ पार्ट 3. 36 वही चीज बात करता है जो हमने स्टेट के बारे में आर्टिकल 12 में देखी थी, फंडामेंटल राइट के अंदर पार्ट 3 में. वही बात करता है स्टेट की डेफिनेशन से रिलेटेड. 37 यू कैन स्किप. 38 में क्या बोल रहा है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. ठीक है. अब इनमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, पर याद सारे रखने हैं. टाइटल्स, पॉइंट्स की क्या, कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है, वो सारी चीजें याद रखनी है. 39 क्या बोलता है? 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीपीएसपी का आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह लगता है. ठीक है. तो ये बोलता है
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि हमने आगे बात की थी वही. सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट दैट द सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. 39A बोल रहा है. 39B बोल रहा है that the ownership and control of the material resource of the community are so disturbed as best to serve the common good. Same here. 30 sorry C part बोल रहा है operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. D. 39D. Equal pay for equal work for both women and men. This is important. E you can leave. और 39A. अब नाउ 39A B C ये चीज़ें थी. 39 क्लोज ए क्लोज बी क्लोज सी के बारे में, और वो है 39A कैपिटल वाला ए. तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि मोस्टली बहुत सारे आंसर्स में आपका डायरेक्टली कनेक्ट होगा हर एक सब्जेक्ट के साथ, लाइक BNS, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, या फिर और क्या क्या लॉ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपका IT लॉ, उसमें सारे में 39A का जिक्र है किसी ना किसी आंसर में तो है ही. तो हमको लिंक बिठाना पड़ेगी चीज़ों से. तो ये 39A को ऐसे याद रखना है कि कहीं भी आप लिंक बिठा सके कि 39A क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस और ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड बाय सुटेबल लेजिस्लेचर, ठीक है. 40 वाला आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. नाउ आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है. कैसे बात करता है ये कि स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट्स टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट. ओके. 42 क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. आर्टिकल 43 बोल रहा है लिविंग वेजेस वर्कर्स के लिए. ना 41, 42, 43 ये चीज़ें किससे लिंक होगी, अगर ये भी मैं बता दूं तो लेबर लॉ के अंदर में ये चीज़ें, ये 3 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेंशन इट इन एवरी ईच एंड एवरी, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में लेबर लॉ फर्स्ट और सेकंड, लेबर लॉ फर्स्ट पेपर, लेबर लॉ सेकंड पेपर का सिलेबस है LLB फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है. अब आई डोंट नो सिलेबस अलग अलग हो सकते हैं, पर हाँ है लेबर लॉ कहीं ना कहीं तो आपके आएगा आइदर 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स. तो उसमें लेबर लॉ का जो 41, 42, 43 ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो उसमें मेंशन करने होंगे, लिंक करने होंगे लेबर लॉ के सिलेबस के साथ. तो ये इनको याद वैसे रख लेना, ठीक है. अब जो UPSC स्टूडेंट है यू कैन स्किप दीज, ये लो वालों के लिए, अगर आपका नहीं है लेबर लॉ या फिर नहीं कोई अब किसी कुछ है नहीं तो फिर यू कैन स्किप, ठीक है. नेक्स्ट 44 UCC, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC जिसको बोलते हैं. आर्टिकल 44 बात करता है UCC की, ठीक है. 45 अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में याद करता है. अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे कि एज 6 तक बच्चों की केयर, उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा सरकार उठाएगी या स्टेट उठाएगा. स्टेट शैल provide early childhood care and education for all children until the complete age of 6 years. 46 promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections shall protect them from social injustice and all form of exploitation. तो सरकार या फिर स्टेट SC ST या फिर अदर वीकर सेक्शन के जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करती है या करना चाहिए, ठीक है. अगर उनके साथ कोई इंजस्टिस हो रहा है या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी फॉर्म में, आइदर ऑफ वर्क, जेंडर में हो गया, रिलीजन में हो गया, फिर इकोनॉमिक बेसिस पे हो गया, इकोनॉमी बेसिस पे, तो वो सारी चीज़ें या सोसाइटी के बेस पे हो गया, कल्चर के बेस पे हो गया, वो सारी चीज़ें का उनका प्रोटेक्ट करना सरकार का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 46 के अंदर बोलता है ना. आर्टिकल 47 बोलता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है. प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की कि प्रोटेक्ट करे लोगों को, मेडिकल केयर, फिर इंटॉक्सिकेशन और ड्रग्स और ड्रिंक्स, इंजरीज टू हेल्थ, इन सब चीज़ों से बचाएं. 48 यू कैन स्किप. 49 यू कैन स्किप. 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन फ्रॉम ओके. सो सेपरेशन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से कैसे है कि स्टेट शैल टेक अ स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. बस इतना ही लिखा है तो हमको याद इतना ही करना है. अगर कोई टॉपिक इससे रिलेटेड आता है जो कि आएगा जुडिशरी में तो आ ही सकता है, इस पर कैसे लिखने को आ सकता है, वट वो वी विल रीड बाद में, अभी इतना ही करना है. और 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. स्टेट शेल वर्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, encourage settlement of international dispute by arbitration, forest respect for international law and treaty obligation in the dealings of
organized people with one another. तो ये हमारे till 51 there are we have done our article till 51. Then we will discuss the next article afterwards. Okay. तो नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 ए आएगा जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट